हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का फर्स्ट चैप्टर गति के नियम पढ़ने वाले हैं। तो पहले चैप्टर का क्या नाम है? गति के नियम या लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन इसमें पहले पढ़ेंगे पिंड की गति। पिंड की गति। तो गति क्या है? यदि कोई पिंड अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित कर रहा हो तो हम कह सकते हैं कि वह पिंड क्या है? गतिशील है। और यदि वह अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित न करे तो हम कह सकते हैं कि वह पिंड क्या है? स्थिर है। ओके। जैसे अगर हम ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो हमारे बगल में बैठा हुआ यात्री हमको कैसा लगेगा? स्थिर लगेगा। जबकि हम अगर विंडो से बाहर देखेंगे तो बाहर जो पेड़ हैं रेलवे लाइन के किनारे या इलेक्ट्रिक पोल हैं वो हमको गतिशील दिखाई देंगे, लेकिन बाहर के व्यक्ति को क्या लगेगा कि हम गतिशील हैं और वह स्थिर है। इसलिए गति क्या है? गति एक सापेक्ष संकल्पना है। नेक्स्ट है विस्थापन और दूरी। विस्थापन और दूरी। तो दूरी क्या है? दूरी का अर्थ दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया पथ है। दो बिंदु हैं, एक ए है, दूसरा बी है, फिर तीसरा सी है। अगर हम ए से बी तक गए, बी से सी तक गए तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी? ए से बी तक का लेंथ और बी से सी तक का लेंथ, यही दूरी है। तो दूरी का अर्थ दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया पथ है। फिर विस्थापन क्या है? विस्थापन का अर्थ गतिशीलता के प्रारंभ और अंतिम के बीच की सबसे कम से कम दूरी। गतिशीलता के प्रारंभ, हमने अपनी यात्रा प्रारंभ किया ए से और अंतिम क्या है? सी। तो गतिशीलता के प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम से कम दूरी। अब ए से सी के बीच में सबसे कम दूरी क्या होगी? ये सीधी रेखा है, तो ये हमारा क्या हो गया? विस्थापन। तो ए से सी तक जाने के लिए हमारी दूरी क्या हो गई? ए से बी, बी से सी, ये दूरी हो गई। और विस्थापन क्या हो गया? ए से सी तक की न्यूनतम जो दूरी, कम से कम दूरी है, ये हमारा विस्थापन हो गया। ओके। तो किसी पिंड का विस्थापन शून्य होने पर भी पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। जैसे हमने अपना यात्रा प्रारंभ किया ए से हम कहाँ चले गए? बी पर, बी से कहाँ गए? सी पर, सी से कहाँ आए? डी से पर, और डी से हम चले आए ए पर। यानी हमने यात्रा प्रारंभ किया ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक। तो ये हमारी दूरी हो गई। इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ, ये टोटल लेंथ हम ऐड कर देंगे तो हमारे द्वारा चली गई दूरी हो गई। और विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन की परिभाषा में आपने बताया था कि गतिशीलता के प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी। यानी हमने ए से अपनी यात्रा प्रारंभ की और हमारी यात्रा वापस ए पर ही समाप्त हो गई, तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो गया? विस्थापन बराबर शून्य, जीरो। तो किसी पिंड का विस्थापन शून्य होने पर भी पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। यानी हमारी विस्थापन यहाँ पर शून्य हो गया, लेकिन हमने तो दूरी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तय की है, इसलिए हमारी दूरी जो है शून्य नहीं होगी, विस्थापन शून्य हो सकता है। आपने अदिश और सदिश राशि के बारे में सुना होगा। अदिश और सदिश, ये क्या होता है? अदिश राशि ऐसी भौतिक राशि जिसको निरूपित करने के लिए हमको सिर्फ उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी राशि को हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। जैसे अभी आपने यहाँ बताया कि दूरी और विस्थापन, तो दूरी जो है ये क्या है? अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि दूरी को बताने के लिए हमको परिमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ इसके परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए दूरी क्या है? अदिश राशि है। तो सदिश राशि क्या है? ऐसी भौतिक राशि जिसको निरूपित करने के लिए हमको उसके परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसी भौतिक राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि। जैसे विस्थापन, विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि विस्थापन को बताने के लिए हमको उसके परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा की भी हमको आवश्यकता पड़ती है, इसलिए विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट है चाल और वेग।
चाल और वेग। ओके, तो चाल को हम लोग बोलते हैं स्पीड और वेग को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ओके, तो चाल क्या है? किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लगा हुआ कुल समय। ओके, तो चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लगा हुआ कुल समय। तो वेग क्या है? वेग है इकाई समय में होने वाले विस्थापन को वेग कहते हैं। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो चाल यहाँ पर देखिए, चाल में हमको दिशा की आवश्यकता नहीं है, तो चाल क्या है? अदिश राशि है। और वेग की परिभाषा में आपने बताया कि इकाई समय में होने वाले विस्थापन को वेग कहते हैं। यहाँ पर वेग में क्या होता है? किसी पिंड द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। निश्चित दिशा वर्ड हुआ वेग के लिए। क्या हुआ? किसी पिंड द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर दिशा वर्ड यूज हुआ है। तो वेग क्या है? सदिश राशि है और चाल क्या है? अदिश राशि है। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब चाल का मात्रक क्या है? तय की गई दूरी। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और लगा हुआ समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो चाल का मात्रक क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। विस्थापन का मात्रक, वेग का मात्रक निकालना है अगर आपको, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चाल का मात्रक और वेग का मात्रक दोनों सेम हैं। क्या? मीटर प्रति सेकेंड। आपने अलग अलग पद्धति पढ़ी होगी, MKS और CGS एंड FPS। तो MKS पद्धति क्या है? ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं? किलोग्राम में। और समय को सेकंड में। तो ऐसी पद्धति जिसमें हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में निरूपित करते हैं, व्यक्त करते हैं, ऐसी पद्धति को हम लोग बोलते हैं MKS पद्धति। तो CGS क्या है? ऐसी पद्धति जिसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। तो ऐसी पद्धति को CGS बोलते हैं। लंबाई सेंटीमीटर, द्रव्यमान ग्राम और समय सेकंड में। FPS क्या है? ऐसी पद्धति जिसमें हम लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड। फुट पाउंड सेकंड। तो ऐसी पद्धति को हम FPS बोलते हैं। तो हमारी अलग अलग पद्धतियां हैं। तो चाल का SI पद्धति में क्या होगा? मीटर पर सेकंड। CGS में क्या होगा मात्रक? सेंटीमीटर पर सेकंड। ये चाल का मात्रक होता है अलग अलग पद्धतियों में। और चाल जो है दूरी से संबंधित है। देखिए, चाल बराबर तय की गई कुल दूरी। तो चाल किससे संबंध है? चाल का दूरी से है। और वेग का संबंध किससे है? विस्थापन से। क्यों? क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय। यदि गति सरल रेखा में हो तो चाल और वेग का मान समान होता है, अन्यथा वे अलग अलग होती है। जैसे ये देखिए, A बिंदु से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की, B बिंदु पर पहुंच गए, तो हमारी गति यहाँ पर क्या है? सरल रेखा में है। तो गति सरल रेखा में होगी तो A से B तक की दूरी क्या जितनी होगी उतने ही A से B का विस्थापन भी होगा। इसका मतलब दूरी और विस्थापन सेम होगा, समान होगा। तो इसलिए यहाँ पर चाल और वेग का मान समान होगा। लेकिन अगर गति सरल रेखा में नहीं है तो चाल का मान और वेग का मान अलग अलग होता है। अब वेग पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है? तो वेग पर चाल और दिशा दोनों का प्रभाव पड़ता है। किसका किसका? चाल और दिशा। तो वेग पर चाल और दिशा दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पहला, यदि चाल स्थिर हो
और दिशा परिवर्तित हो, दिशा परिवर्तित, तो चाल अगर स्थिर हो, दिशा परिवर्तित हो, तो वेग का मान अलग होगा। दूसरा कंडीशन है दिशा स्थिर हो और चाल परिवर्तित हो, तो वेग का मान डिफरेंट होगा। और तीसरा कंडीशन है कि चाल और दिशा दोनों परिवर्तित हों, चाल और दिशा दोनों परिवर्तित हों। तो यहाँ पर 3 कंडीशन हो रहा है, एक चाल स्थिर हो, दिशा परिवर्तित हो, दिशा स्थिर हो, चाल परिवर्तित हो, चाल और दिशा दोनों परिवर्तित हों। तो ये हमारा 3 कंडीशन है वेग के परिवर्तन होने के लिए। अभी आगे, चाल का मापन दूरी बटे समय के अनुसार सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। एक साइंटिस्ट गैलीलियो, इन्होंने चाल का मापन जो है दूरी बटे समय के अनुसार सबसे पहले इन्होंने किया था। हवा में ध्वनि का वेग, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343.2 मीटर पर सेकंड, 343.2 मीटर पर सेकंड। और प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और पृथ्वी की सूर्य के परितः परिभ्रमण करने की चाल होती है 29,770 मीटर पर सेकंड। ये सब आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है एक रेखीय, एक समान और असमान गति। तो एक रेखीय क्या होती है? ऐसी गति, एक रेखीय, एक समान और असमान गति। ओके, तो एक रेखी क्या होती है? ऐसी गति जो एक रेखा में हो, तो ऐसी गति को हम लोग बोलते हैं एक रेखी। तो एक समान गति क्या होती है? यदि पिंड द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो उस गति को क्या कहते हैं हम? एक समान गति। समान समय में समान दूरी, जैसे अगर आपने कोई यात्रा प्रारंभ किया, आपने यात्रा प्रारंभ किया समय और यहाँ पर दूरी, आप 5 बजे अपनी यात्रा प्रारंभ किए तो उस समय आपकी जो दूरी जो है क्या होगा? 0 किलोमीटर। 5:30 बजे मान लीजिए आपकी दूरी आपने तय किया 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। 6 बजे मान लीजिए आपने दूरी तय किया 40 किलोमीटर। 6:30 बजे आपने दूरी तय किया 60 किलोमीटर और 7 बजे आपने दूरी तय किया 80 किलोमीटर। ओके, अब देखिए 5 से 5:30 के बीच में इस आधे घंटे में आपने कितनी दूरी तय किया? 20 किलोमीटर। 5:30 से 6 इस आधे घंटे में आपने कितनी दूरी तय किया? 40 में से 20 माइनस कर दो, 20 किलोमीटर। फिर 6:30 से 6:30 के बीच में आपने कितनी दूरी तय किया? 60 में से 40 माइनस करेंगे, 20 किलोमीटर। और 6:30 से 7 के बीच में आपने कितनी दूरी तय किया? 80 से 60 में से 60 माइनस कर देंगे, 20 किलोमीटर। तो हर आधे घंटे में आप देख रहे हैं आपने कितनी दूरी तय किया है? 20 किलोमीटर। तो आपने क्या किया है? समान समय में समान दूरी तय किया गया है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? एक समान गति। क्लियर है कि यदि पिंड द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो उस गति को हम लोग क्या बोलते हैं? एक समान गति। अब दूसरा क्या है? असमान गति। तो असमान गति क्या है? यदि पिंड समान समय में असमान दूरी तय करता है तो उसकी गति को क्या कहते हैं हम? असमान गति। जैसे अब यहाँ पर आपने यात्रा प्रारंभ किया 5 बजे तो आपकी दूरी हो गई 0। 5:30 बजे आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय किया। 6 बजे आपकी दूरी हो गई 30 किलोमीटर। 6:30 बजे आपकी दूरी हो गई मान लीजिए 45 एंड 7 बजे आपकी दूरी हो गई मान लीजिए 60 किलोमीटर।
तो 5 से 5.5 के बीच में आपने दूरी कितनी तय की है? 10 किलोमीटर। 5.5 से 6 के बीच में आपने दूरी कितनी तय की है? 30 में से 10 माइनस करेंगे 20 किलोमीटर। 6 से 6.5 के बीच में आपकी दूरी 45 में से 30 माइनस करेंगे 15 किलोमीटर। और 6.5 से 7 के बीच की आपकी दूरी 60 में से 45 माइनस करेंगे कितना होगा? 15 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि इस आधे घंटे में आपके द्वारा तय की गई दूरी 10 किलोमीटर, इस आधे घंटे में तय की गई दूरी 20 किलोमीटर, इस आधे घंटे में तय की गई दूरी 15 किलोमीटर। तो आप क्या किए? समान समय में आपने असमान दूरी तय किया है, तो इस गति को क्या बोलते हैं? असमान गति। ओके, तो ये पिंड द्वारा समान समय में असमान दूरी तय करता है कोई भी पिंड, तो उस पिंड की गति को क्या बोलेंगे? असमान गति। ये कब होता है? भीड़ भाड़ वाली जगह पर, कि हम कहीं गए, ट्रैफिक में फंस गए, तो वहाँ पर हमारे द्वारा दूरी कम तय की जाएगी। तो यहाँ पर भीड़ भाड़ वाली जगह में असमान गति हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा एक समान गति और असमान गति, दो चीज़ देखा आपने। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं त्वरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। ओके, त्वरण को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मान लीजिए यदि कोई किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक वेग बराबर u, t समय में, t क्या है? समय। t समय में उसके वेग में परिवर्तन कितना हुआ? परिवर्तन होके वो अंतिम वेग क्या हो गया? अंतिम वेग बराबर v। तो प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v और समय t है। तो त्वरण चूँकि एक्सेलरेशन तो हम a से लिखते हैं, तो a इक्वल टू वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। यानी अंतिम वेग क्या था? v, प्रारंभिक वेग u और समय कितना है? t। तो यही त्वरण हुआ, a बराबर v माइनस यू अपान टी। यदि समान समय में वेग में समान परिवर्तन हो तो उसको क्या बोलते हैं? एक समान त्वरण। एक समान त्वरण। एक समान त्वरण क्या है? कि यदि समान समय में वेग में समान परिवर्तन हो। जैसे अगर आपने अभी यात्रा प्रारंभ किया, आधे घंटे यात्रा प्रारंभ किया, आपकी स्पीड इस समय है मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर। आधे घंटे में आपकी स्पीड हो जाती है 50 किलोमीटर पर आवर। अगले आधे घंटे में हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। अगले आधे घंटे में हो जाती है 70 किलोमीटर पर आवर। तो हर आधे घंटे में आपके द्वारा जो वेग में परिवर्तन हो रहा है कितना हो रहा है? 10 किलोमीटर, समान हो रहा है। तो समान समय में वेग में समान परिवर्तन हो रहा है, तो इस प्रकार के त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं? एक समान त्वरण। फिर दूसरा क्या है? असमान त्वरण। असमान त्वरण। तो अगर मान लीजिए आपकी स्पीड अभी है 40 किलोमीटर पर आवर, अगले आधे घंटे में आपकी स्पीड कब हो जाती है? 50 किलोमीटर। अगले आधे घंटे में हो जाती है 70 किलोमीटर। तो देखा आपने, पहले आधे घंटे में आपके वेग में परिवर्तन कितना हुआ था? 10 किलोमीटर। और नेक्स्ट आधे घंटे में आपकी परिवर्तन हो गया 70 हो गया। तो इसका मतलब 50, 70, 20 किलोमीटर हो गया। तो पहले आधे घंटे में 10 किलोमीटर का परिवर्तन और अगले आधे घंटे में 20 किलोमीटर का परिवर्तन। इसका मतलब समान समय में वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है? असमान हो रहा है। तो ऐसे त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं? असमान त्वरण। तो हमने देखा एक समान त्वरण और असमान त्वरण। यदि समान समय में वेग में समान परिवर्तन होता है तो हम बोलते हैं एक समान त्वरण हुआ, और यदि समान समय में वेग में असमान परिवर्तन होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? असमान त्वरण। अब त्वरण 3 प्रकार का होगा: धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य त्वरण। धनात्मक, ऋणात्मक
और शून्य त्वरण। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो धनात्मक त्वरण क्या है? जब किसी पिंड का वेग बढ़ता है तब त्वरण धनात्मक होता है। जब किसी पिंड का वेग बढ़ता है तब त्वरण धनात्मक होता है। यह त्वरण जो है वेग की दिशा में होता है, जिधर वेग होगा उधर ही त्वरण होगा। तो धनात्मक त्वरण की दिशा क्या होगी? वेग की दिशा होगी। और जब किसी पिंड वस्तु का वेग कम होता है तब क्या होता है? ऋणात्मक त्वरण होता है। ऋणात्मक त्वरण को हम अलग और नाम से जानते हैं, अवत्वरण, अवत्वरण या मंदन। अवत्वरण या मंदन मतलब ऋणात्मक त्वरण को हम अवत्वरण के नाम से भी जानते हैं और मंदन के नाम से। तो ऋणात्मक त्वरण को जब किसी पिंड का वेग कम होता है तब ऋणात्मक त्वरण होता है। ऋणात्मक त्वरण को हम अवत्वरण या मंदन भी कहते हैं। और इसकी दिशा क्या होती है? वेग की विपरीत दिशा होती है। ऋणात्मक त्वरण की दिशा वेग की विपरीत होगी। फिर शून्य त्वरण क्या है? जब वेग स्थिर रहने पर त्वरण शून्य होता है। वेग स्थिर रहता है, क्यों? क्योंकि त्वरण की परिभाषा ही हमने बताया था क्या, कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण तब होगा जब वेग में परिवर्तन होगा। जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। इसका मतलब वेग स्थिर रहने पर त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। तो हमने यहाँ 3 त्वरण देखा, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण और शून्य त्वरण। तो अभी तक हमने क्या देखा, क्या क्या पढ़ा हमने पहले पिंड की गति पढ़ा। पिंड की गति के बारे में हमने बताया कि यदि कोई पिंड अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है तो हम कहते हैं कि वह पिंड गतिशील है। और यदि वह अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे यह पिंड क्या है? स्थिर है। फिर हमने पढ़ा क्या? विस्थापन और दूरी। इसके बारे में हमने बताया था कि दूरी का अर्थ दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया पथ। और विस्थापन के बारे में क्या बताया था कि विस्थापन का अर्थ गतिशीलता के प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी। हमने ये भी बताया था कि दूरी क्या है? अदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। अदिश और सदिश हमने बताया कि ऐसी भौतिक राशि जिसमें सिर्फ हमको परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी बताने के लिए, उसको अदिश राशि कहते हैं। और ऐसी भौतिक राशि जिनको बताने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, ऐसी भौतिक राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? चाल और वेग। चाल और वेग के बारे में हमने पढ़ा था कि चाल के बारे में हमने बताया कि पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लगा हुआ कुल समय। और वेग के बारे में क्या पढ़ा था? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। हमने ये भी बताया था कि चाल और वेग दोनों का मात्रक क्या होता है? सेम होता है। SI में मीटर पर सेकंड और CGS में सेंटीमीटर पर सेकंड। हमने पद्धति 3 पढ़ी थी, MKS, CGS और FPS पद्धति। MKS मीन्स जिसमें लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में हम बताते हैं। CGS मीन्स जिसको लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में बताते हैं। FPS मीन्स लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड में बताते हैं। तो ये 3 पद्धतियाँ हमने पढ़ी। हमने उसके बाद पढ़ा था कि वेग जो है 2 कारकों पर डिपेंड होता है, चाल और दिशा पर। और हमारा 3 कंडीशन है जब हम वेग को हम परिवर्तित कर सकते हैं। पहला कंडीशन चाल स्थिर हो और दिशा परिवर्तित हो। दूसरा है दिशा स्थिर हो और चाल परिवर्तित हो। और तीसरा कंडीशन है चाल और दिशा दोनों परिवर्तित हो तो वेग परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था कि चाल का मापन दूरी बटे समय के अनुसार सर्वप्रथम किसने कहा था? गैलीलियो ने बताया था। हवा में ध्वनि का वेग 343 मीटर पर सेकंड, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और पृथ्वी की सूर्य के परितः परिभ्रमण करने की चाल कितनी है? 29,770 मीटर पर सेकंड। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? एक रेखीय, एक समान और असमान गति।
तो एक रेखी मतलब बताया हमने कि जिसमें गति जो है एक सीधी रेखा में हो। एक समान गति क्या बताया था? यदि पिंड समान समय में समान दूरी तय करती है, उस गति को हमने एक समान गति बताया था। असमान क्या बताया था? यदि पिंड समान समय में असमान दूरी तय करती है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? असमान गति। फिर हमने त्वरण के बारे में बताया था कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। मान लीजिए कोई पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय के बाद उसका अंतिम वेग जो है v हो जाता है, तो त्वरण हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। त्वरण को हम एक्सीलरेशन लिखते हैं, a बराबर v माइनस यू अपान टी। उसके बाद हमने बताया था कि यदि समान समय में वेग में समान परिवर्तन हो तो उस समय त्वरण क्या होता है? एक समान त्वरण होता है। और यदि समान समय में वेग में असमान परिवर्तन हो तो त्वरण क्या होता है? असमान होता है। त्वरण 3 प्रकार का हमने बताया, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण और शून्य त्वरण। धनात्मक त्वरण बताया क्या? कि जब किसी पिंड का वेग बढ़ता है तब त्वरण धनात्मक होता है। यहाँ त्वरण वेग की दिशा में होता है। और जब किसी पिंड का वेग कम होता है तब ऋणात्मक त्वरण होता है। ऋणात्मक त्वरण को हम अवत्वरण या मंदन भी कहते हैं, और इसकी दिशा क्या होती है? वेग की विपरीत दिशा होती है। शून्य त्वरण के बारे में बताया कि शून्य त्वरण क्या होता है? जब वेग स्थिर रहता है तब त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। तो आज इतना हम लोगों ने पढ़ा है। आप लोग पहले एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा। टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद तब ये लेक्चर सुनिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम दूसरे दिन बताएंगे। धन्यवाद।